अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स बाय अरीज शाह। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना न्यू नावल स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है तेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ, जिसके राइटर हैं अरीज शाह। और ये नावल आप मुक़द्दस की ज़ुबानी सुनेंगे तो उम्मीद है ये नावल आपको पसंद आएगा। तो आज हम अपने नावल के फ़र्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मेरी हस्ती को हरा कर देती सज़ा हो मौला, दे मुझे मेरा पता कोई कहाँ हो मौला। एक भजे गर्ग चिरागों का धुआं हो मौला, मेरी आवाज़ मेरे दिल में दबी है साइयाँ, मेरी आँखों में जुदाई की नमी है साइयाँ, मेरी तन्हाई मेरी जान पे बनी है साइयाँ। अब मज़ीद बर्दाश्त ना हो सका तो उठकर म्यूज़िक बंद कर दिया और एक बार फिर से उसी कुर्सी पर आ गया था। उसे सिगरेट पीने न जाने कितनी ही देर हो चुकी थी जब कमरे में ज़रा सी रोशनी हुई, शायद दरवाज़ा खुलने की वजह से, क्योंकि अंधेरे में तो सिर्फ उसकी ज़िंदगी डूबी थी। उसने खुद अपने आप को अंधेरे की नज़र किया था। उसे लगा शायद इसका मुलाजिम होगा, इसलिए वैसे ही वो बैठा रहा। जब कुछ देर में अपने बालों में किसी का नरम लम्स महसूस किया, अपने सर पे खड़ी अपनी दादों को देखकर उसने फ़ौरन सिगरेट बुझाया। इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं देख चुकी हूँ। दादों के लहजे में हल्का सा तंज था जिसे महसूस करके वो शर्मिंदा सा हो गया। आप यहाँ मुझे बुला लिया होता, आएँ बाहर चलते हैं। अर्तज़ा ने दादी को बैठने की जगह दी, लेकिन कमरे में धुआं होने की वजह से एक बार फिर से शर्मिंदगी ने आ घेरा, इसलिए उनके कंधे पे हाथ रखता उन्हें कमरे से बाहर ले जाने लगा। तुम्हें ज़रा फ़िक्र नहीं रही मेरी? सुबह उठते हो, तैयार होते हो, बैग उठाते हो और ऑफ़िस चले जाते हो, रात मेरे सोने के बाद आते हो। ऐसा कब तक चलेगा? बस एक अब बहुत हो गया। तुम्हारा बाप भी तुम्हारी रूटीन से बहुत तंग है। अगर वो मेरे साथ ना होता तो शायद तन्हाई में मर जाती मैं। कैसी बातें कर रही हैं दादो? अपने अजीज़ रिश्ते को खुद से दूर होने की बात करते देखकर अर्तज़ा हैदर तड़प उठा था। तो मैं और क्या कहूँ अर्तज़ा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का लिखा था, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, या ना तो तुम्हारे बाप की। तुम हमें क्यों खुद से महरूम कर रहे हो? क्या अब तुम्हारी नज़रों में उन रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है? बाहर निकलो इस अंधेरे से। मैं अब नहीं कहूँगी तुम्हें शादी का, कभी नहीं कहूँगी। दादो ने आंख से आंसू साफ किए। दादो प्लीज़ इस तरह ना रोएं। आप ये आंसू मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं और तुम्हारी ज़िंदगी से बेजारी मुझे तकलीफ़ दे रही है अर्तज़ा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मुझे भूख लगी है दादो। इससे पहले कि दादो शादी का टॉपिक एक बार फिर से शुरू करती, अर्तज़ा बोल उठा, अरे इस सब में तो मैं भूल ही गई कि मैंने आज तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है। सोचा था दोनों दादी पोता मिल के खाएंगे। दादो अपने आंसू साफ किए, मुस्कुराते हुए उठी, तुम्हारे बाप को पता न चले वरना फिर खा लेगा और शुक्र इसका हाई हो जाएगा। इस बुढ़ापे में भी बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करता है तुम्हारा बाप। दादो अहसन साहब को कोसती किचन में चली गई, जबकि दादी को परेशानी को सोचते हुए अर्तज़ा एक बार फिर से अपने माजी में जाने लगा था। ठीक तो कहती थी दादी, कितना खुश रहता था वो। अभी 4 साल पहले इसकी ज़िंदगी कितनी हसीन थी। इसके ज़िंदगी में इसकी पसंद की हर चीज़ शामिल थी। वो ज़िद्दी इंसान अपनी हर बात मनवाने का फ़न रखता था, चाहे दादो हों या बाबा या फिर चाहे वही क्यों ना हो। उस घर में हमेशा से सिर्फ अर्तज़ा हैदर की चलती आई थी। इसकी ज़िद के आगे उस घर का हर फर्द बेबस था, लेकिन फिर वो इसे छोड़कर चली गई और अर्तज़ा हैदर अपनी ज़ात से ही नाराज़ हो गया। तुर्की के शहर अजमीर में इस वक्त शूटिंग जारी थी। इसका फ़ोन मुसलसल बज रहा था जिसे वो इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये टेंशन भी थी कि कहीं शानी का फ़ोन ना हो, क्योंकि अगर इस वक्त उसके फ़ोन पर शानी का फ़ोन आ रहा है तो इसका मतलब है कि आज उसकी जान नहीं बचने वाली। या तो वो इसका सर किसी दीवार पर दे मारेगी या उससे खूंखार जानवर के आगे फेंक देगी। तंजील की सोच में अब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसकी मासूम सी शानी इतनी भी जालिम नहीं थी। अब सारा काम निपटा कर वह फ़ोन की तरफ आया। अंदाजे के मुताबिक इसके मोबाइल पर इसकी
मिस ब्यूटी की 13 मिस्ड कॉल्स आ चुकी थी। अब इसका खुदा ही हाफिज़। इसने कॉल पिक की जैसे बड़ी खूबसूरती से इग्नोर कर दिया गया और इसके बाद तंजील ने कॉल्स का कभी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू कर दिया। आखिर तंग आकर 23 कॉल पर शानी ने फ़ोन उठाने का एहसान कर दिया। हेलो, कौन बात कर रहा है? बार बार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको नहीं जानती। शानी ने उससे पहचाने से इनकार कर दिया, जिस पर इसके होंठों को मुस्कान छू कर गुजरी। सॉरी, मैं बिज़ी था। तंजील ने कुछ बोलने को लब खोले। एक मिनट, कौन आप? क्या मैं आपको जानती हूँ या मैंने आपसे कोई सिफाई मांगने को बोला? मैं आपको जानती ही नहीं, आप मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं जानती आपको। कौन है आप? तुम्हारा आशिक। उसके लहजे में नाराज़गी महसूस करके वो शौक अंदाज में बोला, जिस पर हमेशा की तरह शानी की बोलती बंद हो गई और एक भी मिनट ज़ाया किए बगैर इसने कॉल काट दी। इसकी इस हरकत पर तंजील कहका लगाकर हंसा। तंजील, डार्लिंग शूट रेडी है। इसकी फ़िल्म की हीरोइन एक अदा से चलती हुई इसके करीब आई और कंधे पर हाथ रख के बोली, तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे इस तरह के बेखुदा नामों से ना बुलाया करो। इसका हाथ झटक कर सर्द महरी से कहता हूँ अपनी फ़िल्म की तरफ मुतवज्जा हो क्या? तंजील अहमद तुर्की के फ़िल्मों का बहुत बड़ा डायरेक्टर था। एक दुनिया इसे जानती थी। बहुत ही कम उम्र में इसका फ़िल्मों में बहुत बड़ा नाम था। एक से एक हसीन लड़की इसके साथ कुछ वक्त गुजारने को अपनी खुशकिस्मती समझती थी, लेकिन तंजील की ज़िंदगी से सिर्फ़ एक लड़की थी। तंजील की ज़िंदगी एक लड़की के आगे पीछे घूमती है। वो पिछले 4 साल से इसे शादी की ऑफ़र कर रहा था। इसकी बस एक हाँ का मुंतज़िर था, लेकिन बस इसका इतना ही कहना था कि इसने तंजील को कभी इस निगाह से नहीं देखा। वो इसके बारे में ऐसा नहीं सोचती, वो इसे सिर्फ़ अपना दोस्त समझती है। तंजील जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों कह रही है। 4 साल पहले जो कुछ हुआ था, इसको बुलाकर एक नई ज़िंदगी शुरू करना शानी जैसी लड़की के लिए तकरीबन नामुमकिन था। एक मर्द अपनी पुरानी मोहब्बत को बुलाकर कितनी आसानी से नई ज़िंदगी शुरू कर लेता है, लेकिन एक औरत हमेशा अपनी पहली मोहब्बत के ज़ेरे असर रहती है। शानी के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आज भी उस शख्स को बुला नहीं पाई, एक मर्द वो जिससे वो बहुत प्यार करती थी, और ये बात तंजील अच्छे से जानता था। वो अभी अभी मीटिंग से फारिग हुआ था। अब वो अपने ऑफिस में जा रहा था कि इसकी नज़र वेटिंग एरिया पर बैठी इस औरत पर पड़ी। गुस्से से इसके माथे की रगें सामने आ गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में कदम रखने की? वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बेटा मैं बस एक बार तुमसे मिलने आई हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। खामोश, एक लफ्ज़ और नहीं। इससे पहले कि बाबा आपको यहाँ देख लें, मुझे तो इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बच्ची को जी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। बेटा एक बार तुम अपने बाबा को समझाने की कोशिश करो। वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। मैं तुम्हारी सगी माँ ना सही, लेकिन माँ तो हूँ। खुदा के लिए मुझे समझने की कोशिश करो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो। मैं जानती हूँ अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया तो तुम्हारे बाबा भी कर देंगे। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इस उम्र में तलाक लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? प्लीज़ मेरी मदद करो। इस जहाँ में तुम्हारे अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। सिर्फ तुम ही अपने बाबा को समझा सकते हो। प्लीज़ मेरी मदद करो। मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो। बस एक बार अगर तुम कहोगे तो मैं रोशाने से भी माफ़ी मांगूंगी। प्लीज़ इर्तिज़ा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। देखें आंटी, प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। मैं नहीं चाहता ऑफिस में किसी भी किस्म का कोई तमाशा हो। यह आपका और बाबा का पर्सनल मैटर है। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और जहाँ तक माफ़ी की बात है तो मैं कौन होता हूँ किसी को माफ़ ना करने वाला? मैं तो खुद गुनहगार हूँ उसका। मैं तो खुद दिन रात तड़पता हूँ उसकी एक माफ़ी के लिए। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। प्लीज़ चली जाएं यहाँ से। इस औरत से इर्तिज़ा को कभी भी कोई मोहब्बत या लगाव नहीं रहा। ना तो वो उसका बेटा था और ना ही वो उसकी माँ। हाँ, लेकिन ज़िंदगी के खेल में उस औरत ने इसे हराने में सबसे अहम किरदार अदा किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में आने की? क्यों आई हो? अब कुछ रह गया है बर्बाद करने को? हसन साहब गुस्से से धाड़ते हुए आ गए यहाँ। एहसन, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे। खुदा के लिए मुझसे गलती हो गई। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ आपके। तुम हमारी ज़िंदगी में जितना जहर घोलना चाहती थी घोल चुकी। अब अपनी जहरीली सोचों को लेकर चली जाओ यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से धाड़े।
एहसन खुदा के लिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। गार्ड्स, इस औरत को अंदर किसने आने दिया? निकालो इसे यहाँ से अभी और इसी वक्त। गार्ड्स, कहाँ मर गए हो सब के सब? निकालो इस औरत को यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से बोले। निकालो इस औरत को यहाँ से। एहसन साहब गुस्से से बोलते अपना सर पकड़ के बैठ के। बाबा आप ठीक तो हैं? क्या हुआ आपको? अर्तज़ा परेशानी से उनके करीब आया। इस औरत को निकालो यहाँ से। अर्तज़ा, निकालो इसे यहाँ से। मेरे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। निकालो इसे यहाँ से वरना मैं इसे ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दूँगा। खुदा के लिए चली जाएं आप यहाँ से। क्या मेरे बाबा की जान लेना चाहती हैं आप? जब अर्तज़ा से कुछ ना बन पड़ा तो रुखसाना बेगम पर धड़ा, जबकि गार्ड इनके करीब आ चुके थे। इससे पहले कि वो रुखसार बेगम को धक्के मार के वहाँ से निकालते, रुखसाना बेगम अपने मुंह पर दुपट्टा रखते रोती हुई वहाँ से निकल गई। शानी कहाँ है अंकल? मैं कब से उसे फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही। प्लीज़ अंकल उसे कहें मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ इससे कहें कि मुझे माफ़ कर दे और मेरा फ़ोन उठा ले। तंजील इब्राहिम साहब के फ़ोन उठाते शुरू हो गया, जिस पर इब्राहिम साहब मुस्कुरा दिए। इतना बड़ा डायरेक्टर एक आम सी लड़की से बात करने के लिए इतना तरस रहा है? इब्राहिम साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह इब्राहिम अंकल, मैं आपको क्या बताऊं? प्लीज़ वो मुझसे नाराज़ हो गई है, उसे कहें मुझसे बात करे। इसके बाद मैंने उसे फ़ोन किया और फ़ोन पर मेरी कोई बात उसे बुरी लग गई। इसके बाद वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। प्लीज़ मेरी मदद करें। आपको बाबा और अपने बचपन के दोस्ती की कसम, तंजील ने शरारत से कहा। बरखुरदार, अपनी और शानी की दोस्ती बचाने के लिए मुझे मेरी और मेरे बचपन के दोस्त की कसम देते हो? अंकल आप मेरे भी तो दोस्त हैं, सिर्फ बाबा के दोस्त थोड़ी हैं। अब सिर्फ मस्का लगाने से ही काम बन सकता था, वरना ये टेढ़ी बेटी का टेढ़ा बाप न जाने क्या से क्या कर दे। हाँ बेटा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, बस आ गया मैं इसके कमरे में, रुको मैं बात करवाता हूँ। इब्राहिम साहब ने शानी के बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो कोई किताब पढ़ रही थी, जबकि पास से पड़ा फ़ोन बंद था। बेटा आपको आपका दोस्त न जाने कब से फ़ोन कर रहा है और आप हैं कि किताब में इस हद तक गुम हैं कि इसका फ़ोन भी रिसीव नहीं कर रही। इब्राहिम साहब ने कमरे का दरवाज़ा नॉक करते हुए कहा। सॉरी बाबा, मैंने ध्यान नहीं दिया। शानी को अंदाज़ा था कि जो मोबाइल उनके कान से लगा है इस पर कॉल इसके स्टूपिड दोस्त तंजील की ही होगी। मैं अभी इसे फ़ोन करती हूँ। नहीं बेटा, आप यहीं से बात कर लें, वो कब से आपको फ़ोन कर रहा है। वो का मतलब इसका इकलौता दोस्त तंजील ही था। इसने बाबा के हाथ से फ़ोन लिया तो बाबा कमरे से बाहर चले गए। बाबा के कमरे से बाहर जाने के बाद इसने फ़ोन कान से लगाया। सॉरी तंजील, वो दरअसल मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई। आई एम सॉरी। शानी ने माजरत की। कोई बात नहीं शानी, मैं जानता हूँ फ़ोन तुमने जानबूझकर नहीं उठाया था, मैं समझ सकता हूँ मेरी बात तुम्हें बुरी लगी थी। इतने मसरूफ़ डायरेक्टर को एक आम सी लड़की से मुलाकात करने का वक्त कहाँ से मिला? शानी ने चूट करते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए कभी मसरूफ़ नहीं हो सकता शानी, ये बात तुम बहुत अच्छे तरीके से जानती हो। मुझसे मिलो, मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। तंजील का लहजा बहुत सीरियस था। ठीक है, कहाँ आऊँ मैं? जहाँ कोई मुझे ना पहचाने। मशहूर होना भी एक मुसीबत है। शानी की मासूम सी मुस्कुराहट इसके लिए किसी मीठे हवा के झोंके से कम ना थी, और यही बात आज वो इस पर ज़ाहिर करना चाहता था। आज फिर अपने कमरे में अंधेरा किए बैठा था। जब भी उदासी इसकी ज़ात पे छाती वो ऐसा ही करता था। उसे इसके सिगरेट पीने से नफ़रत थी। इसने ये आदत छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आदतें आसानी से नहीं जाती, ये इंसान को अपने आगे बेबस कर देती हैं। वो हमेशा कहती थी ये तो सिगरेट छोड़ दो या फिर मुझे इससे बदला तो कुछ ना था। बस इसके सामने सिगरेट पीना छोड़ दिया और इसके जाने के बाद एक बार फिर से सिगरेट का सहारा लिया। आज फिर उसकी याद उसे आने लगी। आज फिर बहुत बारिश हो रही थी। उसको बहुत बारिश पसंद थी और इसे बारिश में वो मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे एक बार माफ़ करो, मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मैं मर रहा हूँ, पल पल मर रहा हूँ। तुम्हारी जुदाई मुझे मार देगी। मैं जानता हूँ मेरी गलती काबिल माफ़ी नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह किसी और को दी।
बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, मैं मानता हूँ माफ़ी के लायक नहीं मैं। या अल्लाह इसे मेरी ज़िंदगी में वापस भेज दे, मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं मर रहा हूँ, उसकी जुदाई पल पल मेरी जान ले रही है। आंसू से तर चेहरा वो ज़मीन पर बैठते बेतहाशा रोने लग गया। लोग कहते हैं मर्द रोता नहीं, वो मज़बूत होता है। अर्तज़ा भी मर्द था, दुनिया के सामने एक मज़बूत इंसान जो हर रात की तन्हाई में एक औरत के लिए तड़पता था, जिसकी जुदाई ने इसे पल पल अज़ियत दी थी। 4 साल से हर रात वो रोया, हर रात वो तड़पा, लेकिन इसके आंसू साफ़ करने, उसकी तड़प मिटाने, उसकी रोशानी वापस न आई। इसे अंधेरे से वहशत नहीं होती थी, क्योंकि अब उसकी ज़िंदगी में उसकी रोशनी नहीं थी, इसकी शानी नहीं थी। वो बाबा को उनका फ़ोन वापस करने आई थी। जब बाबा ने इसका हाथ थाम कर इसे अपने पास सोफ़े पर बिठा लिया और मुस्कुरा कर उनके करीब बैठी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बेटा, बाबा ने कहा। जी बाबा बोलें, क्या बात करनी है? शानी ने मुस्कुरा कर पूछा। बेटा, आपने अपनी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या सोचा है? सवाल बिल्कुल आसान था, लेकिन इसका जवाब इतना आसान न था। ये शानी और बाबा दोनों ही जानते थे। मैं समझती ही नहीं बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं? शानी ने अनजान बनने की कोशिश की। बेटा, मैं आपकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ। आप जानती हैं तंजील क्या चाहता है और आज वो आपको किस मकसद से मिलने बुला रहा है? क्या तंजील ने आपको कहा है कि वो इस मकसद के लिए मुझे मिलने बुला रहा है? शानी ने पूछा। देखो शानी बेटा, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपके तलख़ माज़ी की तलख़ यादें, तलख़ बातें। वो किसी भी चीज़ से अनजान नहीं है। इसके बावजूद भी बहुत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता है। आपने मेरी मर्ज़ी से वो फ़ैसला किया था जो गलत साबित हुआ है। देखो बेटा, सारी ज़िंदगी रोते-धोते नहीं गुज़रेगी। हर किसी को आगे बढ़ने के लिए सहारे की ज़रूरत होती है। अब मैं बाप होने के नाते आपकी ज़िंदगी का एक फ़ैसला करना चाहता हूँ। कैसा फ़ैसला बाबा? शानी को अपनी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। मैं आपकी और तंजील की शादी करना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये मुमकिन नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ मुमकिन है, बस इंसान में हासिल करने की हिम्मत होनी चाहिए। मुझे यकीन है मेरी बेटी अपनी आज़ादी हासिल करने में कामयाब होगी। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो तंजील ये भुलाई हुई जगह पर ना का पाई। तंजील सारी रात इसका इंतज़ार करता रहा। वो 4 साल से इसका इंतज़ार ही तो कर रहा था। वो हर बार इसे तकलीफ़ दूर से खींच कर खुशी के रास्ते लाता और वो फिर उसी रास्ते पर चली। तंजील को लगता था कि शानी के साथ जो भी हुआ इसमें कहीं न कहीं वो भी कसूरवार था। शानी के एग्ज़ाम हो रहे थे, उसे यकीन था कि वो यूनी में ही होगी, इसलिए इसके घर जाने के बजाय उसकी यूनी चला गया। उसे यूनी के बाहर देखकर वो उसे इग्नोर नहीं कर सकी। तुम यहाँ, तुम कल क्यों नहीं आई? नहीं पूछूंगा, जानता हूँ तुम्हारे सर में दर्द था या तुम्हारी गाड़ी ख़राब हो गई थी। या शायद घर पर कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर के नौकर तो अक्सर घास चरने चले जाते हैं ना, राइट? इसकी बात पर वो शानी हंस दी। चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन कहाँ? कोई सवाल नहीं जानता कहाँ है, इतना करो। कल जो काम अधूरा रह गया था वो पूरा करना है। इसके साथ चलते हुए एक पल को इसके पैर थम गए। देखो शानी, मैं सारी रात नहीं सोया। अब तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। इसकी धमकियां हमेशा से ही काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए शानी ने इसके साथ जाने में ही बेहतरी जानी। वो इसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले गया था। यहाँ भी जो भी इंतज़ाम हुए थे वो कल के थे, क्योंकि ज़मीन पर पड़े हुए फूल मुरझा चुके थे। यहाँ तक कि टेबल पर जो फूल रखे गए थे वो बासी हालत में थे। आई एम सॉरी, मुझे तुम पर इतना गुस्सा था कि ये सब कुछ रिन्यू भी नहीं कर पाया। शर्मिंदा होने का ये अंदाज़ कुछ नया सा था। अपने गुस्से का इजहार भी कर रहा था और इसे इसकी गलती भी बता रहा था, जबकि अपने प्रपोज़ल पर वो कुछ शर्मिंदा था। खैर, मैं जानता हूँ कि तुम जानती हो कि मैं यहाँ तुम्हें क्यों लेकर आया हूँ, इसलिए बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो शानी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ये भी जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है शानी। मुझे पता है पहली मोहब्बत को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक जगह पर रुक जाना भी ये तो कहीं की अक्लमंदी नहीं। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। वो जैसे पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा हूँ। तो ये फूल मुरझा चुका है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यही वाला फूल दूँगा, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। मैंने तुम्हारी गलती नज़रअंदाज की ताकि तुम मेरी गलती को नज़रअंदाज करो। इसी का नाम ज़िंदगी है। शानी, हमें एक दूसरे को समझना होगा। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। और मुझे पता है जब तक तुम अकेली रहोगी तब तक तुम्हारे खुश रहने के कोई चांस नहीं है। मैं तुम्हें एक जगह रोके हुए नहीं देख सकता। ये कहते हुए वह ज़मीन पर उठा और इसका हाथ अपने हाथ पे थामा। जब से इंतहाई नाजुक अंगूठी निकाली इसने अपनी जेब से और इसके हाथ में पहनाने लगा। इजाज़त, इसका सवाल इसे गहरी सोचों से निकाल कर बाहर लाया था। ठीक कह रहा था वो। एक जगह रुक के वो 4 साल से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी। ये ठीक था कि अब वो कोई दबोसी लड़की नहीं थी। इसमें कमाल का कॉन्फिडेंस था। अब वो किसी से भी मुकाबला करते हुए डरती नहीं थी। वो अपने हक के लिए लड़ना जान चुकी थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो एक ही जगह खड़ी थी। क्यों? क्या इसे आज भी उस शख्स का इंतज़ार था जिस शख्स ने इसकी जगह किसी और को दे दी? क्या आज भी वो उस शख्स से मोहब्बत कर रही थी जिसकी वजह को वो रौंद कर वो चला गया? नहीं, वो शख्स उसके काबिल नहीं था। नहीं था वो किसी के काबिल। ये शख्स था इसकी मोहब्बत के काबिल, जो ज़मीन पे बैठा इससे मांग रहा था। हाँ, इसने एक लफ्ज़ में इसे ज़िंदगी की नवीद सुनाई। क्या कहा तुमने? तंजील ने बेयकीनी से कहा, जिस पर वो मुस्कुरा दी। हाँ, वो फिर बोली। अंगूठी पहना कर वो खड़ा हो गया और इसके बिल्कुल करीब आके रुका, लेकिन फिर अपनी बेएहतियाती पर खुद ही शर्मिंदा होकर पीछे हो गया। मैं बाबा से बात करना चाहती हूँ इस बारे में, शानी ने कहा तो वह फ़ौरन कमरे से निकल गया। बाबा, इसने मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया है। मैंने हाँ कर दी। बाबा की फ़ोन उठाते ही वो बोली, मैं तुम्हारा शुक्रगुज़ार हूँ बेटा, और मैं आपकी मुझे आगे बढ़ना है। बाबा, इसे बुलाकर प्लीज़ मेरा टिकट कंफर्म करवा दे। मुझे पाकिस्तान जाना है। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं सब कुछ ठीक करवा दूँगा। तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं बाबा, मैं पाकिस्तान जाऊँगी। मैं इसकी आँखों में आँखें डालकर तलाक मांगना चाहती हूँ। मैं उसे बताना चाहती हूँ मैं उसे भुलाकर आगे बढ़ रही हूँ। बाबा, मैं उसे बताना चाहती हूँ कि अगर वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है तो रुकी मैं भी नहीं हूँ। बाबा, आप पाकिस्तान के लिए मेरा टिकट कंफर्म करवा दें। ज़्यादा दिन के लिए नहीं, मैं तलाक लेकर वापस फ़ौरन आ जाऊँगी। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया, जबकि इसके बाबा चाहते थे कि यह ज़िद्दी लड़की अब किसी की नहीं सुनने वाली। बेटा, मेरे ख़्याल में तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अब भी वक्त है, रुक जाओ, मैं यहीं से सब कुछ ठीक करवा दूँगा। तंजील और बाबा इसे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। नहीं बाबा, शायद इस तरह से वो मुझे तलाक ना दे। आप फ़िक्र ना करें, आपकी बेटी बहुत बहादुर है और वो अपना ख़्याल रख सकती है। मैं जल्दी वापस आऊँगी, उसने तंजील से हाथ मिलाते हुए कहा। तंजील को इसे छूने की बस इतनी इजाज़त ही थी और तंजील को इससे भर कर और कोई ख्वाहिश ना थी। वो इसे जाता देख रहा था जब तक वो इसकी नज़रों से ओझल हुई। बाबा, अब आपकी तबीयत कैसी है? अर्तज़ा तैयार होकर बाहर आया। हाँ बच्चे, अब मैं ठीक हूँ और आज तुम्हारी मीटिंग है, तुम इतने लेट हो। जल्दी से नाश्ता करो। और ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे एक हर हाल में चाहिए। तुम जानते हो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। बाप बेटे से फ़ौरन ही वो बिजनेसमैन बन चुके थे। जी बाबा, मैं जानता हूँ, और मैं नाश्ता नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैं नाश्ता करने बैठ गया तो बहुत लेट हो जाऊँगा। अर्तज़ा ने मुस्कुराते हुए सेब उठाया। बिल्कुल नहीं, आराम से बैठो और नाश्ता करो। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं जाने दूँगा ऐसे। और दादो ने उसको प्यारी दादो की फ़िक्र ना करें, मैं अभी जाऊंगा और अभी वापस आ जाऊंगा। बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मुझे यकीन है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। इनके माथे पर बोसा देकर वो बाहर निकलने लगा। आज 4 साल बाद वो वापस इस हवेली में आई थी। तुर्की से पाकिस्तान की फ़्लाइट में वो सिर्फ एक ही बात सोचती रही कि कैसे करेगी वो उस शख्स का सामना। उसे बात करना भी उसने सिखाया था, उसका हंसना, बोलना, लड़ना, झगड़ना। वो सिर्फ सब अपनी ज़ात तक महदूद रखता था। उसे पसंद ही नहीं था कि वो इसके अलावा किसी गैर मर्द से बात करे। मर्द तो मर्द, उसे उसकी लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं थी। इस हवेली के अंदर कदम रखते ही इसकी आंखों में ढेरों आंसू आ गए। इसी हवेली में तो उसने चलना, बोलना, दौड़ना, हंसना, रोना सब कुछ सीखा था। यही हवेली तो थी इसकी पहली पहचान।
आंसू का समुंदर पीछे धकेल कर उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन अगले ही लम्हे दरवाज़ा खुल चुका था। वो जो सोच रही थी कि वो उस शख्स का सामना किए बगैर ही वापस लौट जाएगी। हाँ, वो अपने बाबा को कह कर आई थी कि वो इसकी आंखों में आंखें डालकर तलाक मांगना चाहती है, लेकिन जहाज़ में बैठते ही इसने फैसला कर लिया था कि वो इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि इसमें कितनी भी हिम्मत कितना भी कॉन्फिडेंस सही, लेकिन आज भी वो उससे डरती थी। वो सिर्फ अपने मामू और नानी से मिलकर लौट जाने वाली थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। वो शख्स इसके सामने खड़ा था। शायद इसकी तरह वो भी बेयकीनी की कैफियत में था। इसके 4 साल का इंतज़ार इसके सामने था, जिसके लिए वो हर रात तड़पा, हर रात रोया था। कितनी दुआओं में सिसक सिसक कर उसने इसे अपने लिए मांगा था, और वो उसके सामने खड़ी थी। इसकी ज़िद, इसकी मोहब्बत, इसका जुनून, इसका सुकून, सब कुछ तो थी वो लड़की जिसकी जुदाई में 4 साल से वो तड़प रहा था। एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर इसने उसे शानों से थामा और अपने सीने में भींच लिया। वो बेयकीनी से पहले खड़ा दरवाजे पर खड़े वजूद को देखता रहा। वो कोई गैर नहीं, उसकी अपनी शानी थी। इसकी रोशानी अर्तज़ा के लिए जान से भी बढ़कर उसकी ज़िद थी कि उसे हमेशा के लिए अर्तज़ा के नाम लिख दिया जाए। वो सिर्फ 4 साल की थी जब इसके हाथ में अर्तज़ा के नाम की अंगूठी पहना दी गई, और 16 साल की जब अर्तज़ा के निकाह में आ गई। जवानी में पहला कदम रखते ही वो अर्तज़ा से मोहब्बत कर बैठी। सिर्फ उसे चाहने वाली, सिर्फ उसे सोचने वाली इसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली गई, इसे हमेशा के लिए उसे छोड़कर। और आज 4 साल बाद एक बार फिर से इसकी बाहों में अपनी बचपन से लेकर अब तक की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, जब अर्तज़ा ने इसे सामने करके इसका चेहरा अपने हाथों में लिया। दादो देखे, मेरी शानी वापस आ गई है। बाबा देखे ना, आप लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? उसने दादो और बाबा की तरफ देखा, जो डाइनिंग टेबल के साथ खड़े दरवाजे की तरफ देख रहे थे। आज अर्तज़ा की खुशी की कोई इंतहा न थी। दादो ने दिल ही दिल में अर्तज़ा की नज़र उतारी और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और शानी को अपने सीने से लगाया। आ गई मेरी बच्ची, तेरी नानों ने तुझे बहुत मिस किया। उन लोगों के बीच आकर वो 4 साल पहले की हर बात को फरामोश कर चुकी थी। मामू उसके करीब आए और इसे अपने सीने से लगा लिया। 4 साल पहले जो कुछ हुआ वो जैसे सब कुछ भूल चुकी थी। अपने मामू और नानों को देखकर एक बार फिर से जी उठी थी, जबकि अर्तज़ा अभी तक इसका हाथ पकड़े हुए खड़ा था। जब अचानक इसका फ़ोन बजा, इसने जल्दी से फ़ोन निकाला जहाँ तंजील कॉलिंग कर रहा था। शानी ने एक झटके से अपना हाथ अर्तज़ा के हाथ से निकाला और फ़ोन लेकर बाहर लॉन में चली आई। तंजील, तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यहाँ सब कुछ ठीक है। मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ पूरा करके ही वापस आऊँगी। देखो, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम उस अर्तज़ा से दूर रहना। पहले जो भी था मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब तुम मेरी मंगेतर हो, ये बात याद रखना। वो तंजील से बात कर रही थी, जबकि इसकी नज़रें शीशे के उस पार खड़े अर्तज़ा पर थी, जो इसे देखता यहाँ से वहाँ चक्कर काट कर इसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इसकी कॉल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा, ये किससे बातें कर रही है इतनी देर से, और आप लोग मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे? अभी इसकी कॉल बंद करवाता हूँ। बाबा और दादो इसे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वो जिससे भी बात कर रही है इसकी कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार करो। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली या बाप से बात कर रही हो। अगर तुम इस तरह से करोगे तो ये ना हो वो नाराज़ होकर वापस चली जाए। और मीटिंग पे नहीं जा रहे तुम? मैंने तुम्हें बताया है अर्तज़ा, ये मीटिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर तुम नहीं जा सकते तो मैं चला जाता हूँ। बाबा ने इसे ऑफ़र दी। अरे नहीं बाबा, मैं तो उसके कॉल ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ, जल्दी आ जाऊँगा। फिर अपनी शानी से बहुत सारी बातें करूँगा और 1 हफ़्ते तक ऑफ़िस का मुँह तक नहीं देखूँगा। उसने बात करते करते एंड पर अपने इरादा बताया, जिस पर बाबा मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा, अब हम भी इंतज़ार नहीं करेंगे। बस अब तो शानी को रुखसत करके हमेशा के लिए तुम्हारे पास ले आएंगे। अब अपने बच्चे को मैं मज़ीद उदास नहीं देख सकती। दादा ने अपनी आंखों में आई नमी को छुपाया। जैसे ही शानी को लगा कि अर्तज़ा जा चुका है, इसने जल्दी से कॉल ख़त्म की और नानू और मामू के पास आ गई, क्योंकि तलाक की बात अर्तज़ा से करना उसके बस में नहीं था। फ़ोन बंद करने के बाद वह नानू के पास आकर बैठी। नाना उसे मोहब्बत से देखती तो कभी उसका चेहरा चूमती और फिर कोई पुरानी बात छेड़ देती हैं। तकरीबन 2 घंटे तक इनके पास बैठी रही। इसने बचपन से हर दिन अपनी नानों के साथ गुजारा था, लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया था कि वो 4 साल से अपनी नानों और मामू से दूर थी। नानो, मामी कहाँ हैं? बहुत देर नज़र दौड़ाने के बाद उसे कहीं रुखसाना बेगम नज़र ना आई तो पूछने लगी, तेरे जाने से कुछ दिन बाद ही उसे और उसकी भतीजी को तेरे मामू ने घर से निकाल दिया है। तो छोड़ उन सब बातों को, थोड़ी देर आराम कर ले, फिर अर्तज़ा आ जाएगा तो तुझे आराम करने का भी मौका नहीं मिलेगा।
नानो ने मुस्कुराते हुए अर्तज़ा की बेताबियाँ बताईं तो शानी चाहकर भी यहाँ आने की अपनी हकीकत न बता पाई, लेकिन इसे कुछ भी छुपाना नहीं था। इसे ये बात बतानी थी कि वो यहाँ किस मकसद के लिए आई है। जी नानो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ, क्यों नहीं, मगर ये तो बता के रात को क्या खाएगी? तो मैं अपनी लाडली के लिए अपने हाथ से बनाऊंगी, इसकी चीज़ पसंद की बनाऊंगी। आपके हाथ में तो जादू है नानो, आप जो भी बनाएंगी आपकी शानी खा लेगी। इनका गाल चूम कर वो अपने कमरे में आ गई। ये कमरा जिसमें इसकी कई सालों की यादें जुड़ी थी, जहाँ वो बचपन से रह रही थी। अर्तज़ा का 4 बार फ़ोन आ चुका था। इसने मेरे बारे में बात की, इसने मेरे बारे में कुछ पूछा, मुझे मिस किया, इसने मुझसे नाराज़ हो गई ना, बहुत इसका हक बनता है, मैं मना लूँगा। देखें, ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहने दूँगा मैं उसे। अब मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा, इसलिए बिल्कुल नहीं डांटूँगा। एक बार इसे खो कर इसकी अहमियत जान चुका हूँ, अब दोबारा अपने किसी भी रवैये से इसे खोना नहीं चाहता। अर्तज़ा के लहजे में खुशी झलक रही थी, जैसे आज इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था। और ऐसा ही तो हुआ था, आज 4 साल बाद वह वापस आई थी। इसकी मोहब्बत इसके सामने खड़ी थी। अर्तज़ा अभी तक इस लम्हे में कैद था, जब उसने 4 साल बाद रुशानी को अपनी बाहों में लिया था। कितना हसीन एहसास था ये मीटिंग कब ख़त्म होगी? अर्तज़ा अपने बालों में हाथ फेरता ऐसी मीटिंग को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा था, जो अभी शुरू भी ना हुई थी। अर्तज़ा जितना जल्दी हो सके ऑफ़िस से वापस आया। इसका मकसद शानी के साथ वक्त गुजारना था। वो चाहता था कि वो कुछ वक्त अपनी शानी के साथ गुजारे, लेकिन वो घर वापस आया तो शानी कहीं न थी। एक बार अर्तज़ा परेशान हो गया, कहीं शानी इसे छोड़कर वापस तो नहीं चली गई। यही सोचे हुए वो कुछ किचन में आया तो शानी कहाँ है? दादू से पूछा। मैं हर जगह ढूंढ चुका हूँ, कहाँ गई है वो? कहीं वापस तो नहीं चली गई? इसके लहजे में परेशानी दादो साफ महसूस कर रही थी। वो अपने कमरे में है। अर्तज़ा, परेशान क्यों हो रहे हो? मैंने उसे आराम करने को भेजा है और वो कहीं नहीं गई। दादो ने इसकी परेशानी देखकर जल्दी से बताया। अच्छा, अपने कमरे में है? अर्तज़ा पर सुकून हुआ। अच्छा, मैं उसके पास जा रहा हूँ, ये कहकर अर्तज़ा कमरे में जाने लगा। अरे बेटा रुक जाओ, वो आराम कर रही है, बेचारी सफ़र से आई है, थकी हुई है। अच्छा दादो, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अगर वो सो रही हुई तो सिर्फ पास बैठ के देखूँगा। आप फ़िक्र ना करें, मैं उसे बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। अर्तज़ा को समझाना बहुत मुश्किल काम था, इसलिए दादो भी चुप होकर खाना बनाने लगी, जबकि वो सीधा शानी के कमरे में चला गया। वो हमेशा से ही इसके कमरे में आता जाता था। इसके कमरे में आने के लिए उसे किसी की इजाज़त की ज़रूरत ना थी, लेकिन अगर कोई उससे मिलना चाहे तो उसके लिए पहले अर्तज़ा की इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी था। अर्तज़ा इसके कमरे में आया तो वो वहाँ नहीं थी। वॉशरूम में पानी के गिरने की आवाज़ सुनकर वो पुरसुकून हुआ और बेड पर लेट गया और उसके वापस आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह बालों में टॉवल लिपटे बेदहानी में ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। इसने ये देखने की ज़हमत भी ना की कि इसके कमरे में कोई मौजूद है। वो काफ़ी देर इससे इसी तरह बाल सुखाते देखता रहा, फिर आहिस्ता से उठकर इसके करीब आकर खड़ा हो गया। अचानक अपने पीछे किसी को देखकर शानी चौंक उठी। रिलैक्स शानी, ये मैं हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं आ सकता। चेहरे पर मगरूर मुस्कुराहट लिए वो इसके सामने खड़ा था। वो आज भी वैसा ही था। इसकी ज़ात का गरूर, इसकी शख्सियत आज भी वैसी ही थी। बदल तो वो गई थी, रुसवा तो वो हुई थी, अपना घर छोड़कर उसे जाना पड़ा था। वो शख्स तो आज भी वैसा ही था। इसकी शख्सियत में ज़रा बराबर तब्दीली ना आई थी। इसकी मुस्कुराहट देखकर शानी को गुस्सा आने लगा, और ज़्यादा गुस्सा इसे इसकी सुबह वाली हरकत पे आया था। अर्तज़ा, मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाना है यहाँ से। इसे नज़रअंदाज करने की एक नाकाम सी कोशिश की, नहीं छोड़ूंगा। 4 साल बाद देख रहा हूँ, तुम्हें जी भर के देखने दो। लफ्ज़ इल्तिजाई भी, लेकिन लहजा हक जता रहा था। मैंने कहा मेरा रास्ता छोड़ें। वो बाहर इंतज़ार कर रही हैं नानो, और मैं जो 4 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ उसका क्या? कहते हुए इसने इसका हाथ थामा। अर्तज़ा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। इसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया और बिना इसकी तरफ देखे कमरे से बाहर निकल गई। अर्तज़ा बेयकीनी से जाता देखता रहा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि इसकी शानी इसका हाथ झटक दे, लेकिन वो जानता था कि वह नाराज़ है। इसने कोई छोटी सी गलती तो ना की थी। इसने अपनी शानी की जगह किसी और को दी थी। इसने अपनी मोहब्बत की तौहीन की थी। सज़ा का हकदार तो था वो, तो फिर उससे अच्छे की उम्मीद क्यों लगाए हुए था? वो हक पर थी, नाराज़ होना उसका हक था और इसे मनाना उसका फ़र्ज़, और अर्तज़ा को अब अपना फ़र्ज़ निभाना था। खाने की टेबल पर भी अर्तज़ा इससे बात करने की कोशिश करता रहा, जबकि वो नानो और मामू के हर सवाल का जवाब देती, लेकिन इससे कोई बात ना करती। अपने आप को इस तरह से इग्नोर किए जाने पर अर्तज़ा को बहुत गुस्सा आया। फिर वो इससे कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि आज वो इससे इग्नोर कर रही थी तो इसकी वजह भी तो वो खुद था। खाना खाते हुए अर्तज़ा का ध्यान इसके हाथ पे
गया जहाँ इसने कभी इसे ब्रेसलेट पहनाया था, लेकिन आज वो वहाँ नहीं था। अर्तज़ा ने जब इसे वो वाला ब्रेसलेट पहनाया था उसने उतारने की गलती ना की, क्योंकि एक बार हाथ धोने के बाद उसे वॉशरूम में छोड़ दिया था, जिसके बाद अर्तज़ा ने उसे इतना डांटा कि उसके बाद उसकी हिम्मत ना हुई वो इसे अपने आप से अलग करने की। लेकिन शायद अब इसे ना अर्तज़ा का डर था और ना ही उस मोहब्बत की निशानी की ज़रूरत है। खाना खाने के बाद वो एक बार फिर से अपने कमरे में चली गई। अर्तज़ा इसके कमरे में आया तो फ़ोन पर मसरूफ़ थी। क्या तुम ये फ़ोन पर बाद में बात कर सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। सॉरी, मैं ज़रूरी बात कर रही हूँ, आप बाद में आ जाएगा, शानी ने जवाब दिया और एक बार फिर से फ़ोन में मसरूफ़ हो गई। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, ये कहकर वो इसके बेड पर बैठ गया, जबकि शानी वहाँ बालकनी में आई और फिर बालकनी का शीशे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो उसे देख तो सकता था लेकिन सुन नहीं पा रहा था। वो काफ़ी देर इसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन इसकी कॉल थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे यहाँ देखकर उसने वो कॉल लंबी कर ली। इसका दिल चाहा कि एक ही बार में इसका दिमाग ठिकाने लगा दे, लेकिन ये वक्त ठीक नहीं था। सुबह उसे बहुत ज़रूरी मीटिंग पे जाना था, इसलिए वो शानी से बात करना चाहता था, लेकिन इसकी शानी इससे मुंह नहीं लगा रही थी, तो वो मजबूर होकर उठकर चला गया। अपने कमरे में जाने के बजाय वो दादो के कमरे में आया। अरे मेरा बच्चा भी अभी तक जाग रहा है, इस वक्त तो अपनी आधी नींद पूरी कर चुका होता है। दादो ने इसे अपने पास बुलाया। अर्तज़ा इनके पास इनकी गोद में आकर लेट गया। दादो, वो मुझसे बात नहीं करती, मैं उसके कमरे में गया था इससे बात करने, तो वो न जाने किस पर फ़ोन पर लंबी लंबी बातें कर रही थी और मुझे देखना तक गवारा नहीं किया। अर्तज़ा ने बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, नाराज़ है ना तुझसे इसलिए ऐसा कर रही है, तो मनाएगा उससे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादू ने उसे समझाते हुए कहा, दादो मैं कल उसका फ़ोन ही तोड़ दूंगा अगर। और अर्तज़ा ने मसले का हल निकाला, फ़िक्र मत कर, कल मैं पूछूंगी कि किससे बातें करती रहती है। दादो ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। सुबह होते ही दादो इसके कमरे में आई। अरे बेटा, तुम तो जाग रही हो, मुझे लगा सो रही होगी। नानो, मैं वहाँ जाकर आपकी तरबियत नहीं भूली, अब सुबह सवेरे उठती हूँ ताकि सारे फरिश्तों को गुड मॉर्निंग कह सकूँ। इसने मुस्कुराते हुए नानो का गाल चूमा। बचपन में जब दादो इसे नमाज की आदत लगा रही थी तो वो कहती थी कि सुबह सुबह जागो ताकि फरिश्तों को गुड मॉर्निंग कह सको। वो फरिश्ते सारा दिन तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी हिफाजत करेंगे।